नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सूर्य IQ एकेडमी में। आज से हम RPSC सेकंड ग्रेड TGT सोशल साइंस की ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम TGT सोशल साइंस के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसको आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सुन सकते हैं, जो कि फ्रीली अवेलेबल होंगे सारे स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे वीडियोस हैं उनमें जो भी नोट्स हम रेफर करेंगे वो सारे नोट्स हमारी ऐप सूर्य IQ एकेडमी में अवेलेबल है, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से भी आप उन PDF को रेफर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा और ज्वाइन करके उन PDF को ज़रूर डाउनलोड कीजिए, तभी इन वीडियो को आगे देखिए ताकि आपको इस वीडियो को समझने में आसानी हो। आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहला चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी हम जानते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, ये फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन था साउथ एशिया का। साउथ एशिया का फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन था और ये एक ब्रॉन्ज एज कल्चर भी है। ब्रॉन्ज एज कल्चर भी है। अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है या सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी डिस्कवरी कब हुई थी, इसको ये नाम क्यों दिया गया और इसका एरिया कितना बड़ा है, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो फ्लोरिश हुआ था या फला फूला था, वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। हड़प्पन सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा में कुछ टीले देखे थे। माउंट्स मतलब टीले, टीले देखे थे और ये उन्होंने 1826 में देखा था। फिर 1853 में ए कनिंघम आए, वो भी ब्रिटिश इंजीनियर थे। उन्होंने हड़प्पा की सील नोटिस की, बट वो इसका सिग्निफिकेंस रियलाइज नहीं कर पाए कि भाई इस सील का क्या महत्व है। जो पहला खुदाई या एक्सकवेशन आप बोलेंगे, वो दयाराम सहनी ने की थी, वो भी हड़प्पा में, वो भी 1920 में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1920 में दयाराम सहनी ने दयाराम सहनी ने खुदाई का काम चालू किया था। सहनी ने खुदाई का काम स्टार्ट किया था। फिर इसके बाद में आए RD बनर्जी या रखलदास बनर्जी के नाम से भी लोग जानते हैं। उन्होंने खुदाई मोहनजोदड़ो में स्टार्ट की थी। मोहनजोदड़ो, वो भी 1922 में। लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, सिंध के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट की थी। कुछ सोर्सेज में RD बनर्जी को स्टार्ट दिखाया हुआ है कि उन्होंने मोहनजोदड़ो को 1921 में स्टार्ट किया था। 1921 में खुदाई उन्होंने स्टार्ट की थी। लेकिन इन सब के बीच में अगर आप देखेंगे तो इस चीज की जो फॉर्मल अनाउंसमेंट थी, जो घोषणा पहली बार की गई थी, वो जॉन मार्शल ने की थी, जो कि डायरेक्टर जनरल थे या महानिदेशक थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे के। और ये चीज उन्होंने 1924 में की थी। ये क्वेश्चन बेहद इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 1924 में जॉन मार्शल ने ये अनाउंसमेंट की थी। ठीक है। और यही पहले स्कॉलर थे जिन्होंने ये वर्ड यूज किया, इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। इन्होंने सबसे पहले यूज किया। एक सर आरी मोर्टाइमर व्हीलर भी थे। उन्होंने भी हड़प्पा में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ डिस्कवरीज की थी। ठीक है। ये तो अपना फेज हो गया पहला। अब दूसरा अगर अपन बात करें तो दूसरा इसका
हड़प्पा सिविलाइजेशन नाम कैसे पड़ा, जो कितना बड़ा है, वो उसके लिए हम चर्चा कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि द सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा क्यों पड़ा। इस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा इसलिए पड़ा क्योंकि फर्स्ट जो साइट थी, वो जो मिली थी, उसका नाम हड़प्पा था, इसलिए इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। वो जो टर्म है इंडस सरस्वती या सिंधु सरस्वती, ये भी कुछ स्कॉलर हैं वो उसको यूज करते हैं, कई विद्वानों ने इसको सिंधु सरस्वती भी बोला है, क्योंकि जो ज़्यादातर सेटलमेंट थे या ज़्यादातर जो साइट्स मिली थी, खोदी गई थी, वो घग्गर हाकरा बेल्ट में मिली थी, इसलिए इसको सिंधु सरस्वती रीजन के नाम से भी जाना जाता है। तो जो एरिया कवर किया था इस सिविलाइजेशन ने, वो 6,80,000 से 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर का था। 6,80,000 टू 8 लाख स्क्वायर फीट था। तो ये इतना बड़ा एरिया था कि इसको एंशियंट जो इजिप्ट और मेसोपोटामिया है, उससे भी बड़ा माना जाता है। ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था या सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी जियोग्राफिकल लिमिट अब हम डिस्कस कर सकते हैं। नॉर्दर्न मोस्ट में मंडा था, जो कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। साउथर्न मोस्ट में दाइमाबाद था, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। वेस्टर्न मोस्ट में सुटकागंडोर था, जो कि पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे पड़ता है। और ईस्टर्न मोस्ट में आलमगीरपुर है, जो कि यूपी में पड़ता है। और एक आइसोलेटेड साइट भी थी, जो सुतगही इन अफगानिस्तान में पड़ती है, जो कि आइसोलेटेड थी। तो ये जियोग्राफिकल लिमिट्स है, इनको भी आपको याद रखनी चाहिए। इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ भी सकता है। आज जो हड़प्पा साइट की जो काउंटिंग है, वो लगभग 1022 हो गई है। 406 पाकिस्तान में है, 616 इंडिया में। ठीक है। अब इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं इसकी टाउन प्लानिंग और स्ट्रक्चर कैसा था, इसके इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन प्लानिंग। तो ये एक इमेजनरी आपको प्रोवाइड की है हमने, इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक 3D क्रिएटेड इमेज है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसका ग्रेट बाथ, जो बाथिंग एरिया था, वो कैसे दिखता था। अब अगर हम बात करें, ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, ये सिस्टमेटिक था, जो आप फोटो में देख सकते हैं। सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग के बेस पे बनाया गया था। इसका जो लेआउट था, इसके जो टाउन थे, सारे जो टाउन थे, वो रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में थे। अब मान लो आयताकार थे, आयताकार इंडिया में बोलते हैं, आयताकार पद्धति में बनाए गए थे। वो जो रोड थी, वो एकदम राइट एंगल पे कटती थी, मतलब समकोण थी। तो ये बहुत ही सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग थी। तो जो भी सिटी थी, वो दो भागों में डिवाइड की हुई थी। सारी सिटियां दो भागों में डिवाइड, एक थी अपर सिटाडल, ऊपरी हिस्सा, और एक नीचे का टाउन, लोअर टाउन, जहाँ पे वर्किंग क्लास रहती थी। और ये जो ऊपर का टाउन था, वहाँ पे शासक वर्ग रहता था। शासक वर्ग यहाँ पे रहता था। और जो नीचे का था लोअर टाउन, वहाँ पे वर्किंग क्लास रहता था, मजदूर लोग रहते थे। अब अगर आगे बात करें, तो अगर हम देखें तो धोलावीरा एक ओनली साइट थी, जो कि 3 भागों में डिवाइडेड थी। धोलावीरा ही जो साइट थी, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। इसके 3 पार्ट्स में ये क्वेश्चन आपके आ सकता है कि कौन सी साइट थी जो 3 पार्ट में डिवाइड थी। तो वो थी धोलावीरा। इसको आप याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन साइट्स में जो कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटेरियल यूज हुआ था, कौन सी सामग्री यूज हुई थी, वो थी बर्न्ट ब्रिक्स, मतलब पकी हुई ईंटों से ये बना था। बर्न्ट ब्रिक्स थी।
और ये जो बर्न्ड ब्रिक्स थी, ये जिप्सम मोर्टार से जुड़ी हुई थी। उसको यूज करके ये बर्न्ड ब्रिक्स बनाई गई थी। लेकिन अगर आप देखेंगे, इजिप्ट में बर्न्ड ब्रिक्स का यूज नहीं हुआ है, वहां पे ड्राइड ब्रिक्स का यूज हुआ था। ड्राइड मतलब सूखी हुई ईंटों का यूज हुआ था। ठीक है। अपना जो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, इसमें कोई भी बड़ा मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर नहीं था। कोई भी बड़ा स्ट्रक्चर, जैसे टेम्पल हो गया, रूलर के लिए कोई बहुत बड़ा महल हो गया, वो सब नहीं था। जैसा इजिप्ट और मेसोपोटामिया में ये सब आप देखेंगे, उन सिविलाइजेशन में बड़े बड़े टेम्पल, पिरामिड, ये सब बने हुए थे। वाटर और ड्रेनेज की व्यवस्था अगर हम देखें सिंधु घाटी सभ्यता में, तो यहाँ पे एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम था और अंडरग्राउंड सिस्टम भी था। मोस्टली बिल्डिंग्स में खुद के कुएं भी थे और प्रॉपर वेंटिलेशन भी था बाथरूम में। हाउसेस के अंदर भी कुओं के निशान मोहनजोदड़ो में मिले हैं, जो कि एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि हाउसेस के अंदर भी अगर कुएं मिले तो वो कौन सी साइट में मिले, वो है मोहनजोदड़ो। धोलावीरा एक ऐसी साइट थी, उसमें वाटर के लिए यूनिक सिस्टम था। वहाँ पे बड़े रिजर्वायर भी थे और स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज फैसिलिटी भी थी वहाँ पे। तो धोलावीरा काफ़ी यूनिक साइट है, इसको आप नोट कर लीजिए, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करते हैं इन लोगों की सोशल लाइफ और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, उनकी सोशल लाइफ कैसी थी और उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था। सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो सोशल स्ट्रक्चर मोस्टली अर्बन था, क्योंकि सारे जो सेटलमेंट थे वो, सोसाइटी जो रहती है वो अर्बन एरिया में रहते थे। सेटलमेंट विलेजेस में भी मिले हैं, बट प्रीडोमिनेंटली अगर मुख्यतः बात करें तो अर्बन था सोसाइटी का जो नेचर था। फैमिली जो थी वो मेट्रियार्कल थी, मतलब मदर बेस्ड थी। इसका पता हमें किससे पता चला, जिससे बहुत सारे फीमेल आइडल्स हमें वहाँ मिले थे। तो वुमेन्स को काफ़ी हाई दर्जा दिया गया था सोसाइटी के अंदर। अगर सोशल क्लासेस की बात करें, अगर कोई सोशल क्लासेस वहाँ पे कोई वर्ग थे, तो वर्ग में चार भागों में सोसाइटी को डिवाइड किया हुआ था। स्कॉलर्स, विद्वान हो गए, वॉरियर हो गए, बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे, और लेबर, मजदूर थे। ये चार क्लासेस में सोसाइटी डिवाइडेड थी। तो फोर क्लासेस हो गई सोसाइटी की, इसमें डिवाइडेड थी। इसमें भी व्यापारी वर्ग, मर्चेंट और प्रिस्ट, इन दोनों को सबसे महत्वपूर्ण क्लास माना जाता है। और यहाँ पे जो भी दो रूम के घर मिले हैं हड़प्पा में, वो सारे मजदूर वर्ग के, आर्टिसन वर्ग के थे। अब अपन बात करें इनकी डाइट की, तो हड़प्पन की जो डाइट थी वो नॉन वेजिटेरियन थी, वो नॉन वेज थी। वो इनका जो स्टेपल फूड था, जो ज़्यादातर खाते थे, वो व्हीट था, गेहूं था और बार्ले, जौ। गेहूं और जौ, ये जो इनके मुख्यतः खाने। ये वहाँ पे फिश भी खाते थे, बीफ भी खाते थे, मटन भी था और पोल्ट्री भी था कभी कभी। फ्रूट्स में अगर इनकी बात करें तो कोकोनट, खजूर, अनार, लेमन और वाटरमेलन, खरबूजा, ये सब खाते थे। इनकी लाइफ स्टाइल अगर देखें तो इनको फैशन कॉन्शियस भी थे, क्योंकि मेन और वुमेन दोनों की अटायर अलग अलग थी। जैसे आज की डेट में अपन ये धोती और शॉल होते हैं, वैसे ही दोनों की अलग अलग अटायर थी उस टाइम भी। और अगर हम देखें तो ये सिनाबर का यूज किया जाता था एज ए कॉस्मेटिक, अलोंग विथ फेस पैक।
सिनावर का काफ़ी एंटरटेनमेंट के लिए ये लोग सिंगिंग, डांसिंग और गैम्बलिंग, जुआ भी फेमस था। आउटडोर गेम वहाँ पे कम खेला जाए, एंटरटेनमेंट के लिए सिंगिंग, डांसिंग यही किया जाता। अब अगर बात करें इनकी पॉलिटी की, इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, तो पॉलिटी में एक सेंट्रल अथॉरिटी तो जरूर थी, क्योंकि जो यूनिफॉर्मिटी है पूरे कल्चर में, बहुत सारा जो एरिया वो एक तरह का है, इस ये सजेस्ट करता है कि वहाँ पे एक सेंट्रल अथॉरिटी तो थी। गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर था वो इससे भी पता चल सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो दुर्ग था, सिटाडल था, वो सीट थी शासक की, वो वहाँ पे बैठता था। मिडिल टाउन में ब्यूरोक्रेट रहते थे जो सरकार के साथ काम करते थे, वो सीट ऑफ द गवर्नमेंट थी। तो ये गवर्नमेंट स्ट्रक्चर था। टैक्सेशन, वहाँ पे टैक्स था या नहीं, इसका अपन प्रमाण देखें तो हमें ग्रेट ग्रेनरी थी, ग्रेनरी थी मोहनजोदाड़ो में। उससे हमें पता चल जाता था कि जो टैक्स कलेक्ट होता था वो ग्रेन ग्रेन लिया जाता था टैक्स में, और उसको इस ग्रेट ग्रेनरी में रखा जाता, संग्रहित किया जाता था। डिफेंस के लिए डिफेंस मैकेनिज्म भी था, फोर्ट बनाए गए थे, बहुत सारे सिटी में ये पाए भी गए हैं। उसमें धौलावीरा एक पर्टिकुलर साइट थी जहाँ पे किले के अंदर किला, फोर्ट के अंदर फोर्ट भी था, जो ये दर्शाता है कि डिफेंस मैकेनिज्म काफी स्ट्रांग था। और वहाँ पे गुलेर भी मिलती है, इससे ये पता चलता है कि एक स्टैंडिंग आर्मी भी थी वहाँ पे। आइए अब बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की धार्मिक मान्यताएं क्या थी। अगर हम धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग सामान्यतः है सेकुलर थे, मतलब धर्म निरपेक्ष थे, मोस्टली धर्म निरपेक्ष थे। और अगर हम बात करें कि ये कौन से देवी देवताओं की पूजा करते थे उस टाइम पे, तो देवी देवताओं में मदर गॉडेस या चीफ फीमेल फीमेल चीफ डेटी थी इनकी, जिसको मातृ देवी भी बोल सकते हैं आप हिंदी में। और मेल डेटी में, मेल के केस में अगर हम बात करें तो पशुपति शिवा की एक सील मिली है। योनि वर्शिप, लिंगम वर्शिप भी करते थे। और गॉड की पूजा ये ट्री, एनिमल और ह्यूमन बीइंग, इन सारे फॉर्म्स में गॉड की पूजा की जाती थी। पीपल ट्री का स्पेस स्पेशली दर्शाया गया है, तो इसका वर्णन भी मिलता है कि पेड़ में वो पीपल की पूजा करते थे। स्वास्तिक सिंबल को भी रिकॉग्नाइज किया गया है एज ए स्पिरिचुअल एंटिटी, वो भी, उसको भी एक स्थान दिया गया है। अब बात करें कि कौन से प्लेस पे वर्शिप करते थे, पूजा कहाँ करते थे, तो हड़प्पन्स के पास उनका अपना कोई प्लेस नहीं था, लाइक कोई टेम्पल बड़े वैसे नहीं थे, जैसे इजिप्ट और मेसोपोटामिया में आपको टेम्पल्स मिलते हैं वैसे यहाँ पर नहीं थे। और भी देखें तो एम्यूलेट्स, मतलब ताबीज भी मिले हैं, ताबीज भी मिले हैं, वो भी लार्ज नंबर से मिले हैं। इसका मतलब ये लोग घोस्ट और मतलब भूत प्रेत और बुरी शक्तियों में विश्वास करते थे। अब बात करें इनकी फ्यूनरल, मतलब अगर कोई मर जाता था तो अंतिम संस्कार के लिए क्या प्रैक्टिसेस थी उस टाइम। इनकी इनका बिलीव इन आफ्टर लाइफ, मतलब परलोक, मरने के बाद में जो बंदा परलोक चला जाता है उसमें इनका भरोसा था। क्यों? क्योंकि ब्यूरियल में पोटरी भी मिली, ऑर्नामेंट मिले, ज्वेलरी मिली, कॉपर मिरर मिला। ये सजेस्ट करता है कि ये सब आफ्टर लाइफ में भरोसा करते थे, ये परलोक जाएगा तो उस बंदे को ये सब चाहिए होगा। और ज्वेलरी जो है वो दोनों के बुरियल से मिले, चाहे वो मेन हो चाहे वुमन, मेल फीमेल दोनों के बुरियल में ही मिले। और बुरियल का इनका मेथड क्या था,
ये पिट्स में गड्ढा खोद के ये उनको दफना देते थे। और कई जो गड्ढे थे वो ब्रिक्स के साथ लाइन पे थे, मतलब ईंटों के साथ पूरा सिस्टमेटिक ब्यूरियल किया हुआ था। अगर हम ब्यूरियल्स के टाइप्स की बात करें कि वे कितने टाइप से वहाँ उस टाइम पे दफन करते थे, तो इसको मोटा मोटे 4-5 भागों में अपन बांट सकते हैं। पहला है कॉफिन ब्यूरियल। कॉफिन ब्यूरियल मतलब ताबूत में ब्यूरियल था, कॉफिन ब्यूरियल था, जो कि हड़प्पा में मिला था। और मोहनजोदाड़ो में ब्यूरियल के बाद में पोस्ट क्रीमेशन ब्यूरियल भी एक बंदे को गड्ढे में दफनाने के बाद भी ब्यूरियल बनाए गए थे, वो मोहनजोदाड़ो में मिले हैं। डबल ब्यूरियल भी मिले हैं जिसमें मेल और फीमेल टुगेदर दोनों पाए गए हैं, वो लोथल में मिले थे। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मेल और फीमेल डबल ब्यूरियल कहाँ मिला था, वो लोथल में मिला था। ओवल शेप अंडाकार और पोर्ट ब्यूरियल भी सुकोट सुकोट्रा में मिले थे। तो ये आप याद कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इनके अगले पार्ट में, इनकी इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की अगर आर्थिक जीवन की हम बात करें तो उसमें एग्रीकल्चर और एनिमल का मेन रोल है। इकोनॉमी में एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इंडस्ट्री और ट्रेड, ये मेन सोर्स थे लोगों की इनकम के, आय के मेन मेन स्रोत थे सभी के। अगर क्रॉप्स की बात करें तो यहाँ की जो ज़मीन थी वो फर्टाइल थी, मतलब उपजाऊ थी, इसलिए लार्ज स्केल कल्टीवेशन, मतलब फसलें भी लग पाए लार्ज स्केल। और जो मेन क्रॉप थी इनकी वो थी व्हीट और बार्ले। व्हीट मतलब गेहूं और जौ, ये इनकी मेन फसल थी। हड़प्पन्स जो थे वो पहले लोग थे जिन्होंने कॉटन बनाई थी पूरे विश्व में। तो ये आप याद कर सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हड़प्पन्स वर्ल्ड में पहले थे जिन्होंने कॉटन प्रोड्यूस की थी। राइस कल्टीवेशन के भी निशान मिले हैं, वो भी लोथल और रंगपुर गुजरात में केवल। और भी इनकी कई सारी क्रॉप्स लगती थी जिसमें आप डेट्स खजूर कर सकते हैं, मस्टर्ड सरसों, सिसामन, तिल, राई, पीज, मटर, इनकी खेती के निशान मिले हैं। और कालीबंगा में एक जोते हुए खेत का, प्लग्ड फील्ड सरफेस, जोते हुए खेत के निशान भी मिले हैं। और टेराकोटा एक प्रतिलिपि मिली है हल की, वो भी बनावली में मिली है। अब बात करें एनिमल्स की, कौन किस टाइप के जीव जंतु ये पालते थे। तो सबसे पुराना जो सबूत मिला है वो है बफेलो का। भैंस पालन किया जाता था, भैंस पालन किया जाता था, और यह मेहरगढ़ में मिला है। हड़प्पा में ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है जिससे ये पता चल सके कि हॉर्सेस, घोड़ों को भी डोमेस्टिकेटेड किया गया था या नहीं। कुछ कंट्रोवर्शियल फिगर मिले हैं जो कि घोड़े जैसे लग रहे हैं, बट ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि इंडस के लोग घोड़ों को भी डोमेस्टिकेट या हॉर्सेस को भी डोमेस्टिकेट करके रखा था। बट हाँ, भैंस का जरूर मिला है। ठीक है, आगे हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, क्राफ्ट्स, टेक्नोलॉजी और ट्रेड उनका कैसा चलता था। क्राफ्ट की बात करें तो क्राफ्ट जो उद्योग थे उसमें काफ़ी स्पेशलाइज थे। उद्योग में स्पेशलाइज थे हड़प्पा के लोग। चन्हूदड़ो चन्हूदारो एक इम्पोर्टेंट सेंटर था उद्योग का, क्योंकि यहाँ पर शेल ऑर्नामेंट मिले हैं, शंख आधारित मिले हैं, शंख आधारित ऑर्नामेंट मिले हैं, बीड मिली है, मेटल के भी वर्कर के निशान मिले हैं। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे उद्योग, काफ़ी स्पेशलाइज क्राफ्ट यहाँ पे अवेलेबल थी। आर्टिफैक्ट में बात करें तो यहाँ पे एक वो ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज स्टेचू मिला है डांसिंग गर्ल का, मोहनजोदड़ो में मिला था, कांस्य की बनी हुई।
कांसे की बनी हुई डांसिंग गर्ल, ये मोहनजोदड़ो में मिली थी। ये भी आप याद कर लीजिएगा। दाइमाबाद फेमस था ब्रॉन्ज कांसे के राइनोसरस के लिए, एलिफेंट हाथी के लिए, टू व्हील्ड कैरियट मिला है जिसपे एक राइडर भी था, और एक बफेलो। दाइमाबाद में ये ब्रॉन्ज के स्ट्रक्चर्स मिले हैं, तो ये दर्शाता है कि उद्योग काफी विकसित था। अगर बात करें वेट और मेजर्स की, तो हड़प्पा में यूनिफॉर्म सिस्टम था वेट का। अगर आप देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो स्केल से तोलने के जो तरीके थे, उसमें 16 के मल्टीपल में सारे वेट थे, 16, 32, 48, इसके मल्टीपल में सारे वेट पाए गए हैं। और लोथल में बात करें तो एक एलिफेंट टस्क भी मिली है, हाथी का दांत मिला है, उसको स्केल बनाया गया है तोलने के लिए, तो वो लोथल में मिला है। अगर ट्रेड नेटवर्क की बात करें कि भी व्यापार कहाँ तक विकसित था, तो हमें ये पता चलता है कि ट्रेड काफ़ी एक्सटेंसिव था, क्योंकि बहुत टाइप की सील्स भी मिली है वहाँ पे। स्टैंडर्ड टाइप का वेट था, जैसे आपको बताया 16, 32, 48 का मिला। और ट्रेड जो था वो मुख्यतः बार्टर सिस्टम से होता, वस्तु आधारित था, और मुद्रा नहीं थी, मेटल मनी यूज नहीं था, मुद्रा कुछ थी नहीं, तो इसलिए वस्तु आधारित ट्रेड था, वस्तु आधारित ट्रेड था। एक्सटर्नल ट्रेड में अगर अपन बात करें, तो ये सेंट्रल एशिया से ट्रेड करते थे, एंड इराक से, मेसोपोटामिया से। और इनकी एक ट्रेडिंग की कॉलोनी भी थी सोतगई में, जो कि अफगानिस्तान में कॉलोनी है, जो आपको मैंने पहले भी बताया था। इससे क्या होता था कि सेंट्रल एशिया में जो ट्रेड करते थे उसको सहायता मिलती थी, तो अफगानिस्तान से ये सामान इजीली सेंट्रल एशिया पहुंच जाता था। लोथल जो था वो भी एक इम्पोर्टेंट नेवल ट्रेड साइट थी, क्योंकि यहाँ पे डॉकयार्ड मिला है एक, तो लोथल वैसे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और बोट्स के निशान भी मिले हैं, नाव मिली है मोहनजोदड़ो और लोथल में। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इनका जो ट्रेड करने का तरीका था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का या हड़प्पा सिविलाइजेशन लोगों का, वो काफ़ी एक्सटेंसिव था, विस्तृत था। उस टाइम पे भी इतना ज़्यादा विस्तृत था। अब इनके अगर लेखन प्रणाली की हम बात करें कि भाई राइटिंग कैसे, इनकी स्क्रिप्ट क्या थी, कैसे लिखते थे, तो लेखन प्रणाली की अगर अपन बात करें, तो ये एक विशेष प्रकार की स्क्रिप्ट यूज करते थे। अभी तक ये स्क्रिप्ट डेसिफर, मतलब इसको पता ही नहीं किया गया है कि वो उस लिखावट में क्या कहना चाहते हैं, तो अभी तक ये डेसिफर हुई नहीं है, इसका पता ही नहीं चल पाया है। और ये जो लिखी गई है वो राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं लिखी गई है, दाएं से बाएं लिखी गई है। वो जो ज़्यादातर जो लिखावट है, इंस्क्रिप्शन जो मिले हैं, वो छोटे हैं, सील्स पे लिखे गए हैं, और बहुत थोड़े वर्ड्स लिखे गए हैं। उन्होंने कुछ ज़्यादा उन सील्स पे नहीं लिखा है। जैसे अगर आप इजिप्ट और मेसोपोटामिया में देखेंगे, वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े टेक्स्ट लिखे हुए हैं उनके ऊपर। लेकिन अगर हड़प्पा के लोगों की बात करें, तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, जैसा आप इस फोटो में भी देख सकते हैं। आपके लिए फोटो भी मैंने डाल दी है, तो इसमें ज़्यादा वर्ड्स नहीं है, और ये बहुत काफ़ी कम वर्ड है, बट ये एज ए सील यूज करते थे। और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये 3D इमेज है, तो आपको समझने में आसानी होगी। इनमें जो सबसे लंबा जो पार्ट मिला है वो 26 वर्ड्स का है, जिसमें 26 साइंस है। ठीक है। अब अगर हम बात करें प्रमुख स्थल और मुख्य खोजें, अगर प्रमुख स्थल देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन से हैं, वो हमने एक समरी पेज में आपको दे दिया है, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। पहली साइट अगर देखें तो हड़प्पा है। ये साहिवाल डिस्ट्रिक्ट पंजाब पाकिस्तान में आती है, रवि रिवर के पास है। यहाँ पे 2 रो मिली है 6 ग्रेनरीज की। कॉफिन बुरियल मिले हैं दफन करने के लिए।
रेड सैंडस्टोन है, लाल बलुआ पत्थर का। मेल टोर्सो मिला है यहाँ पे। स्टोन सिंबल मिले हैं लिंग और योनि के। अगली जो साइट है वो है मोहनजोदड़ो। ये लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है, सिंध पाकिस्तान के इंडस रिवर पे। ये सबसे इम्पोर्टेंट साइट है क्योंकि ये सबसे बड़ी साइट है। यहाँ पे ग्रेट बात है, लार्जेस्ट बिल्डिंग है इस सिविलाइजेशन की पूरे की। ग्रेट ग्रेनरी भी यहीं मिली है। ब्रॉन्ज स्टेचू, कांस्य पदक वाला डांसिंग गर्ल स्टेचू यहीं है। पशुपति सील मिली थी। मदर गॉडेस और पोस्ट क्रिमेशन का ब्यूरियल भी यहीं पे मिले हैं। घरों के अंदर जो कुएं मिले थे वो भी यहीं पे मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो काफी इम्पोर्टेंट साइट है। आगे हम बात करते हैं चन्हूधड़ो की। तो चन्हूधड़ो ये सिंध पाकिस्तान और इंडस रिवर पे है। यहाँ पे कोई महलों के निशान नहीं या फोर्टिफिकेशन के कोई निशान नहीं मिले हैं। ये एरिया जो था वो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए फेमस था। जैसे बीड मेकिंग हो गई, मन के बना शेल ऑर्नामेंट मेकर्स हो गए, इंक पॉट भी मिला है, लिपस्टिक के निशान मिले हैं, डॉग के इम्प्रिंट मिले हैं ईंटों पे। अगली जो साइट है वो है लोथल। वो गुजरात में है, भोगवा रिवर पे। यहाँ पे डॉकयार्ड के निशान मिले हैं। डबल बूरियल जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक साथ दफनाए गए थे उसके निशान मिले हैं। और राइस कल्टीवेशन के भी यहाँ पे निशान मिले हैं। और जो अभी आपको ऊपर बताया था कि एलिफेंट टस्क से एक नापने का स्केल मिला है, वो लोथल में ही मिला था। कालीबंगा की बात करें तो ये नॉर्दर्न राजस्थान में है, घग्गर रिवर पर। कालीबंगा का मेन इम्पोर्टेंस है कि यहाँ पे जो खेत मिले हैं वो जोते हुए लग रहे हैं। तो जोते हुए खेत मिले हैं, बेंगल की फैक्ट्री मिली है और ऊंट के बोन्स भी मिली हैं। अगला बात करें तो धोलावीरा। तो धोलावीरा जो कि गुजरात में लूनी रिवर पे है। ये ओनली साइट है जो धोलावीरा थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड थी। थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड थी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओनली साइट डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। और यहाँ पे जल को संग्रह करने के लिए काफ़ी बड़े रिजर्वेयर डैम्स भी मिले हैं। और हड़प्पन जो अभी स्क्रिप्ट बताई गई थी आपको ऊपर, वो सबसे बड़े लार्ज, उसके जो लार्ज लेटर है हड़प्पन, जो कि एक स्टोन पे अंकित किए हुए हैं, वो यहीं पे मिले हैं। अगली साइट थी सुरकोटड़ा गुजरात में। ये ओनली साइट थी जहाँ पे घोड़े के निशान मिले हैं, हॉर्स के रिमेन्स मिले हैं। ये ओनली साइट थी। ओवल ग्रेव अंडाकार और पोर्ट बुरियल मिले हैं। अगली साइट है बनावली, ये हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है। ये टॉय प्लग मिला है इसमें। राखीगढ़ी हरियाणा। ये कंसिडर्ड की जाती है लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपका। राखीगढ़ी हरियाणा। दाइमाबाद महाराष्ट्र में साउथर्न मोस्ट साइट है। यहाँ पे ब्रॉन्ज के, कांसे के राइनोसरस, एलिफेंट, टू व्हील्ड कैरियर ये मिले हैं। आलमगीरपुर यूपी में, ये ईस्टर्न मोस्ट साइट है। शौतगई अफगानिस्तान में, ये आइसोलेटेड थी, आपको बताया था। और ये एक ट्रेडिंग कॉलोनी थी, इससे हम सेंट्रल एशिया में व्यापार करने के लिए काम आती थी। और अल्लाह दिनो, ये नियर कराची थी। ये स्मॉल विलेज था, बट इसे ये भी फोर्टिफाइड नहीं था। बट इसमें भी सिविलाइजेशन के काफ़ी निशान मिले हैं। तो ये आपके हो गए जो मेन मुख्य जो साइटें थी, वो मुख्य जो खोज हुई हर साइट पे, उसको एक टेबल बना के आपके आसानी के लिए हमने यहाँ पे दिखा दिया है। तो इस तरह हमारा जो मेन फाइंडिंग्स है पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो समरी फॉर्म में आप सभी को मिल गई है। आगे हम अगर चलें तो हमने एक मैप भी दिया है आपके लिए, ताकि आप इजीली देख सकें कि कौन सी साइट कहाँ पे थी और आपको याद करने में आसानी हो। इसमें आप देखेंगे मांडा, हड़प्पा, ये पाकिस्तान में है। मोहनजोदाड़ो, ये मेन साइट है जो थी। दाइमाबाद, लोथल, धोलावीरा,
बनावली, राखीगढ़ी ये लार्जेस्ट साइट है। आलमगीरपुर, रोपड़, ये जो साइट्स हैं ये अभी तक नॉन इतनी हैं, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। और ये शौर्तगई, ये आपको बताया था, ये ट्रेडिंग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आइसोलेटेड एक साइट थी। इस तरह हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे के चैप्टर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।